गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर हायर परचेज और हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रीपजेशन ऑफ गुड्स। मैंने आपको बताया था रीपजेशन ऑफ गुड्स में भी दो सिचुएशन आती है। फर्स्ट, फुल रीपजेशन ऑफ गुड्स जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और सेकंड, पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हायर परचेजर की बुक्स में, हायर वेंडर की बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके दो क्वेश्चन नोट्स में दे रखे हैं। हम दोनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे और आज हम इस चैप्टर का डी एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स होता क्या है। फुल रीपजेशन ऑफ गुड्स का मतलब हमने डिस्कस किया कि जितना भी गुड्स हायर वेंडर ने हायर परचेजर को सेल किया था, और हायर परचेजर अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर पूरा का पूरा गुड्स हायर परचेजर से रीपजेस कर लेता है। इट इज फुल रीपजेशन ऑफ गुड्स। एक होता है पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स। पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं एक्स एंड कंपनी ने मिस्टर राम को 3 ट्रक हायर परचेज बेसिस पर सेल किए। कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट था और रिमेनिंग अमाउंट के लिए 4 इंस्टॉलमेंट थी। डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मिस्टर राम ने डाउन पेमेंट का पेमेंट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट किया, बट थर्ड इंस्टॉलमेंट का वो पेमेंट नहीं कर पाया। एक्स एंड कंपनी ने 3 में से 2 ट्रक रीपजेस कर लिए। जब वो थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया तो मिस्टर राम से एक्स एंड कंपनी ने 3 में से 2 ट्रक रीपजेस कर लिए। सारा का सारा गुड्स रीपजेस नहीं किया। अगर सारे के सारे तीनों ट्रक रीपजेस कर लेता इट इज फुल रीपजेशन ऑफ गुड्स, मगर एक्स एंड कंपनी ने 3 में से 2 ट्रक रीपजेस किए। इट इज पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स। इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स होता है इसका मतलब होता है कि एक्स एंड कंपनी ने राम से 2 ट्रक रीपजेस किए। एक्स एंड कंपनी उन 2 ट्रक का वैल्यूएशन करेगा। मान लो 2 ट्रक का वैल्यूएशन होता है 3 लाख रुपए, तो एक्स एंड कंपनी ये मान लेगा कि हमें राम से 3 लाख रुपए मिल गए। मान लो राम के अकाउंट में बैलेंस था 4 लाख रुपए, 2 ट्रक रीपजेस किए, 2 ट्रक का वैल्यूएशन किया 3 लाख रुपए, तो एक्स एंड कंपनी ये मान लेगा कि हमें राम से 3 लाख रुपए मिल गए। 4 लाख में से 3 लाख मिल चुके। इसका मतलब राम से अब 1 लाख रुपए लेने, मतलब एक्स एंड कंपनी जो वेंडर है उसकी बुक्स में हायर परचेजर का अकाउंट 0 नहीं होगा। 4 लाख में से 3 लाख रुपए के ट्रक मिल गए, रीपजेस गुड्स का वैल्यूएशन किया, उसका वैल्यूएशन 3 लाख रुपए, बैलेंस 1 लाख रुपए एक्स एंड कंपनी को राम से लेने बाकी है। राम 1 लाख रुपए का पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट जब वो पेमेंट करेगा। इन केस ऑफ पार्शियल रीपजेशन ऑफ गुड्स, हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का अकाउंट
और हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर का अकाउंट जीरो नहीं होता है। फुल रिपोजिशन में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही फुल रिपोजिशन होता है वेंडर का अकाउंट परचेजर की बुक्स में जीरो हो जाता है। जो भी बैलेंस था हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट का प्रॉफिट लॉस हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट का अकाउंट भी जीरो और वेंडर का अकाउंट भी जीरो, और वेंडर की बुक्स में परचेजर का अकाउंट भी जीरो। बट पार्शियल रिपोजिशन में ऐसा नहीं होता है। पार्शियल रिपोजिशन में जो एसेट रिपोजेस किए उसका वैल्यूएशन किया जाता है और माना जाता है कि इतने रुपए परचेजर ने वेंडर को पे कर दिए, वो पार्ट पेमेंट मान लिया जाता है। बाकी का जो अमाउंट है वो ड्यू रहेगा, परचेजर को देने हैं वेंडर को। तो वेंडर के बुक्स में परचेजर का अकाउंट जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा? जब जो बचा हुआ पेमेंट है, जब हायर परचेजर उसका पेमेंट करेगा तब वेंडर की बुक्स में परचेजर का अकाउंट जीरो हो जाएगा। और परचेजर की बुक्स में वेंडर का अकाउंट जीरो कब होगा? जब परचेजर जो बैलेंस बचा हुआ है वो पेमेंट पे कर देगा वेंडर को विथ इंटरेस्ट। तो अकाउंट वो ही बनना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। परचेजर की बुक्स में हमें वेंडर का अकाउंट बनाना है, एसेट का अकाउंट बनाना है, मगर वेंडर का अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन जीरो नहीं होगा और एसेट का अकाउंट भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि परचेजर के पास में कुछ एसेट्स है अभी तक, फुल रिपोजिशन नहीं है। तो एसेट में भी बैलेंस रहेगा और वेंडर के अकाउंट में भी बैलेंस रहेगा एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन। और वेंडर की बुक्स में परचेजर के अकाउंट में बैलेंस बचेगा एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन। वेंडर की बुक्स में दो अकाउंट बनेंगे, पहला अकाउंट परचेजर का अकाउंट और दूसरा गुड्स रिपोजेज अकाउंट। और परचेजर की बुक्स में दो अकाउंट बनेंगे, वेंडर का अकाउंट और सेकंड एसेट अकाउंट। तो दो अकाउंट जो पहले हम बनाते थे फुल रिपोजिशन के टाइम पर, सेम टू सेम वही अकाउंट बनेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है दोनों अकाउंट के अंदर। हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत इजी है, आप ध्यान से समझना। ये जो पार्शियल रिपोजिशन है ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में इसके आने के चांसेस हमेशा सबसे ज्यादा रहते हैं। तो आप ध्यान से समझना, है इजी बट थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझना। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन मई 2016 के एग्जाम में आ चुका है। गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम NCR मोटर 3 इलेक्ट्रिक रिक्शा कॉस्टिंग ₹60,000 ईच। कॉस्टिंग मतलब कैश प्राइस 60,000 ईच। तो 3 इलेक्ट्रिक रिक्शा है तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल कैश प्राइस 1,80,000 ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1st January 2013. Payment was to be made ₹30,000 down and the remainder in 3 equal installment payable on 31st December 2013, 31st December 2014 and 31st December 2015, together with interest at the rate 10% per annum. Girish Transport Limited right of depreciation at the rate 20% per annum on reducing balance. It paid the installment due at the end of first year, that is 31st December 2013, first installment का पेमेंट किया, but could not pay next on 31st December 2014, मतलब वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाया। NCR Motor agreed to leave one e-rickshaw with the purchaser on 31st December 2014, adjusting the value of the other 2 e-rickshaw against the amount due on 31st December 2014. एक ट्रक को छोड़कर 2 ट्रक उन्होंने रीपरचेज कर लिए। द ई-रिक्शा वर वैल्यूड, जब हायर वेंडर हायर परचेजर से गुड्स रीपरचेज करेगा इन केस ऑफ पार्शियल रीपरचेशन तो उसका वैल्यूएशन करेगा। अब वैल्यूएशन कैसे किया? The e-rickshaw were valued on the basis of 30% depreciation annually on WDV basis. ई-रिक्शा का जो वैल्यूएशन किया, जो गुड्स रीपरचेज का वैल्यूएशन किया, वो 30% पर एनम डेप्रीशिएशन WDV बेसिस पे वैल्यूएशन किया। अच्छा, ये जो ऊपर डेप्रीशिएशन की रेट दे रखी है 20% पर एनम, वो हायर परचेजर की बुक्स में जब हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए ये डेप्रीशिएशन की रेट दे रखी है 20%, और ये जो डेप्रीशिएशन की रेट दे रखी है 30%, ये जितना गुड्स रीपरचेज किया
उसके वैल्यूएशन करने के लिए ये डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 30%। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, मतलब हमें हायर परचेजर की बुक्स में नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब दो अकाउंट बनाना है। एक तो हमें अकाउंट बनाना है एनसीआर मोटर हायर वेंडर का अकाउंट, और दूसरा हमें इलेक्ट्रिक रिक्शा का अकाउंट बनाना है। 2013 के लिए बनाना है, 2014 के लिए बनाना है, 2015 के लिए बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम है एनालिटिकल टेबल। चलिए सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल, डेट, ओपनिंग, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। 1 जनवरी 2013 1,80,000। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता 30,000। बैलेंस 1,50,000। 31 दिसंबर 2013 1,50,000। इंटरेस्ट की रेट हमें दे रखी है 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट होगा 15,000 और ये इंस्टॉलमेंट होगी 65,000 की। कैसे? 1,80,000 कैश प्राइस, 30,000 डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 1,50,000 और इसका पेमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 50,000 प्लस 15,000 इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 65,000, रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख। 31 दिसंबर 2014 1 लाख, इंटरेस्ट 10,000 और ये इंस्टॉलमेंट 60,000 की, और इसके बाद कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बच जाएगा 50,000, मगर उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। यहाँ पर पार्शियल रीपोजीशन हो गया, तो हमें ये टेबल इसके आगे नहीं बनानी है। इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको अकाउंट से बता दूंगा। ये टेबल यहाँ तक ही बनानी है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं बुक्स ऑफ गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, बुक्स ऑफ गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। हमें इसकी बुक्स में एनसीआर मोटर का अकाउंट बनाना है, एनसीआर मोटर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट जनवरी 2013 बाय इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा 1,80,000 कैश प्राइस। 1 जनवरी 2013 टू बैंक 30,000 का डाउन पेमेंट। 31 दिसंबर 2013 बाय इंटरेस्ट 15,000 और ये इंस्टॉलमेंट का तो उसने पेमेंट कर दिया। टू बैंक 65,000। 31 दिसंबर 2013 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, टोटल 195, टोटल 195।
1 जनवरी 2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। 31 दिसंबर 2014 बाय इंटरेस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 10,000, मगर उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया और एनसीआर मोटर ने 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा रीपरचेज कर लिए। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2014 को हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा। वैसे पेमेंट करते तो क्या लिखते हैं 2 बैंक, मगर हमने पेमेंट नहीं किया, उसने 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा रीपरचेज कर लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा। अब ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा उसने 2 रीपरचेज किए उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा और बाकी यहाँ पर बच जाएगा बैलेंस। अकाउंट क्लोज नहीं होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब हमें ये देखना है कि जो 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा रीपरचेज किए हैं उसका वैल्यूएशन कितना होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए यहां बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ 2 रीपरचेज्ड इलेक्ट्रिक रिक्शा। जो 2 ई रिक्शा रीपरचेज किए हैं उसका वैल्यूएशन। 2 ई रिक्शा की कैश प्राइस कितनी थी? कैश प्राइस ऑफ 2 ई रिक्शा, एक रिक्शा की कैश प्राइस 60,000, तो 2 की 1,20,000। ये कैश प्राइस 1 जनवरी 2013 को थी। अब यहां दे रखा है कि जो ई रिक्शा रीपरचेज किए उसके वैल्यूएशन करने के लिए हमने 30% WDV रेट से डेप्रीसिएशन चार्ज किया। तो लेस डेप्रीसिएशन 1 जनवरी 2013 टू 31 दिसंबर 2013 एट द रेट 30%। 1,20,000 पर 30% डेप्रीसिएशन होता है 36,000, तो उसकी वैल्यू 31 दिसंबर 2013 को उसकी वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2013 84,000 लेस डेप्रीसिएशन 1 जनवरी 2014 टू 31 दिसंबर 2014 एट द रेट 30%। 84,000 का 30% होता है 25,200, तो उसकी वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2014 58,800। तो जिस दिन 2 इलेक्ट्रिक रिक्शा हमने रीपरचेज किए हमने उसका वैल्यूएशन किया और वैल्यूएशन कितना 58,800, तो हायर वेंडर ये मान लेगा कि हमें हायर परचेजर से 58,800 रुपीज मिल गए, कैश में नहीं मिले, ई रिक्शा में मिल गए। तो 58 यहां पर हम लिखेंगे 58,800 जितना वैल्यूएशन होगा, और वैल्यूएशन के लिए जो तरीका यहां दे रखा है उसी तरीके से हमें वैल्यूएशन करना है। और फिर पीछे बचेगा बैलेंस। 1,10,000 का अमाउंट होता है, 1,10,000 के अमाउंट में से 58,800 के हमने ये मान लिया कि हमें इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल गए, तो 1,10,000 माइनस 58,800 51,200 का बैलेंस बचा हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन में हमें 2015 के लिए भी लेजर अकाउंट बनाने को क्या रखा है, तो ये लास्ट ईयर था वैसे भी 1 जनवरी 2015, अगर 2014 तक होता है तो हम यहां तक ही बनाते, बट क्या रखा है 2015 का भी अकाउंट बनाओ। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस हो गया 51,200। अब यहां पर 2015 में क्या हुआ हमें नहीं दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो गिरीश ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है उसने एनसीआर मोटर को बचा हुआ पेमेंट कर दिया एट द एंड ऑफ 2015, तो 1 साल का इंटरेस्ट भी होगा। अब जो इंटरेस्ट होगा लास्ट ईयर का
वो 51,200 पे कैलकुलेट होगा। वो 51,200 वो टेबल के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा। वो अब क्योंकि टेबल वाला सिस्टम खत्म हो गया, वहां पर उसने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं दिया तो अमाउंट का सारा चेंज हो गया। तो यहाँ पर 51,200 पर 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 51,200 का 10%, 5120 और कुछ नहीं दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि बाकी का पेमेंट उसने पेमेंट कर दिया होगा टू बैंक। तो 51,200 प्लस 5120 इक्वल्स टू 56320, 56320। और ये हमारा, तो देखिए जिस समय हमने रीपोजीशन किया उस समय परचेजर की बुक्स में वेंडर का अकाउंट जीरो नहीं हुआ, जो बैलेंस है वो अभी तक ड्यू है, वो हमें इंटरेस्ट समेत देना पड़ा, राइट। तो ये बन गया एनसीआर मोटर कंपनी का अकाउंट। और एक अकाउंट हमें और बनाना है ई रिक्शा का अकाउंट, इलेक्ट्रिक रिक्शा अकाउंट, इलेक्ट्रिक रिक्शा अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount। 1st January 2013 to NCR मोटर, 3 ई रिक्शा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,80,000। 31 दिसंबर 2013 को डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा, जो परचेजर है उसकी बुक्स में डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 20%। ये जो 30% डेप्रीसिएशन की रेट थी वो तो रीपर्चेज गुड्स के वैल्यूएशन करने के लिए। परचेजर की बुक्स में डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 20% पर एनम WDV बेसिस। तो 1,80,000 का 20% होता है 36,000। एंड 31 दिसंबर 2013 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, 1,80,000 माइनस 36,000, 1,44,000। 1st January 2014 to balance brought down, it is 1,44,000। 31st December 2014 बाय डेप्रीसिएशन, पूरे एक साल का डेप्रीसिएशन, 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 28,800। अब 31 दिसंबर 2014 को ये जो 3 ई रिक्शा थे इसमें से 2 ई रिक्शा उसने रीपर्चेज कर लिए। और जो रीपर्चेज किए वो कितने में किए, हमने जो एनसीआर मोटर का अकाउंट बनाया उसमें लिखा 2 ई रिक्शा 58,800। तो 2 ई रिक्शा उन्होंने रीपर्चेज कर लिए। तो यहां लिखेंगे 31 दिसंबर 2014 बाई एनसीआर मोटर 58,800। अब वो जो 2 ई रिक्शा थे वो थे कितने के, 58,800 में रीपर्चेज किए, मगर वो थे कितने के। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि 2 ई रिक्शा जो उन्होंने रीपर्चेज किए उससे हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। और जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो एक जो ई रिक्शा है जो हमारे पास अभी तक है उसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। अब आप दोनों तरीके से प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो 2 के ऊपर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करो या फिर एक का बैलेंस निकाल के रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट या लॉस में ट्रांसफर करो। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। एक तरीका तो क्या है, आपके पास एक ई रिक्शा बच गया तो आप यहां पर लिख सकते हो 31 दिसंबर 2014, मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहां लॉस आएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। हम एक ई रिक्शा कितने का था, 60,000 रुपीज का, राइट। और 2 साल का डेप्रीसिएशन लग चुका है, हमारे डेप्रीसिएशन की रेट क्या है 20%। तो 60,000 माइनस 20%, माइनस 20%। 2 साल डेप्रीसिएशन लगने के बाद एक ई रिक्शा की WDV बच जाएगी 38,400। तो यहां लिखेंगे 38,400 और बाकी का बैलेंस P&L में ट्रांसफर कर दो। अगर इधर बैलेंस आता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, इधर बैलेंस आ रहा है तो लॉस हो जाएगा। यहाँ लॉस आ रहा है
31 दिसंबर 2014 बाई P&L अकाउंट हमें लॉस हो रहा है 1,44,000। ये थोड़ा सा इजी है जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निकाल लो और डिफरेंस जो है वो P&L में ट्रांसफर कर दो। 1,44,000 माइनस 28,800 माइनस 58,800 माइनस 38,400 हमें लॉस हो गया 18,000 का। या फिर एक और तरीका है, 2 ई रिक्शा रीपर्चेज कर लिए। एक ई रिक्शा कितने का था? 60,000 का। तो 2 ई रिक्शा की वैल्यू 1,20,000। 2 साल पहले हमने खरीदे थे तो 2 साल का डेप्रीसिएशन हम लगा चुके। तो 1,20,000 माइनस, और हमारे डेप्रीसिएशन की रेट क्या 20%, तो 1,20,000 के 2 ई रिक्शा थे माइनस 20%। एक साल का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद उसकी WDV 96,000 2 ई रिक्शा की। फिर एक और साल का डेप्रीसिएशन लगाया हमने माइनस 20%। तो 2 ई रिक्शा की WDV वैल्यू 2 साल बाद मतलब एट द टाइम ऑफ रीपर्चेशन 76,800 थी और NCR मोटर ने उसको 58,800 में रीपर्चेज किया। 2 ई रिक्शा की वैल्यू 31 दिसंबर 2014 को हमारी बुक में वैल्यू थी 76,800 और उन्होंने 58,800 में रीपर्चेज किया। तो 76,800 के थे, 58,800 में रीपर्चेज किया तो 18,000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया। और फिर आप क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हो बाई बैलेंस CD। पहला वाला भी तरीका हो सकता है, पहले बैलेंस निकाल लो। एक ई रिक्शा 2 साल का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद कितनी वैल्यू हो वो बैलेंस में लिख लो और बैलेंस जो होगा वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ये पहला वाला तरीका ज़्यादा इजी था। जो बच गया उसकी वैल्यू निकाल लो, बाई बैलेंस CD में लिख दो और बैलेंसिंग फिगर P&L में ट्रांसफर कर दो, ये ज़्यादा इजी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 12 वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर केवल हमें बुक्स हायर परचेजर की बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 13, मैसर्स अमर बॉट 6 स्कूटर from Messrs Bhanu on 1st April 2015 on the following terms: down payment 3 lakh, first installment 159, installment का अमाउंट दे रखा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 147, थर्ड इंस्टॉलमेंट 165, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। यहाँ पर कैश प्राइस नहीं दे रखी है तो हमें कैश प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ, इंटरेस्ट की रेट दे रखी है तो रिवर्स कैलकुलेट करते हुए हमें कैश प्राइस निकालनी पड़ेगी। Messrs Amar provides depreciation at the rate 20% on diminishing balance. On 31st March 2018, 31st March 2018 को देखो 1st अप्रैल 2015 को हमने स्कूटर परचेज किए तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 31st मार्च 2016, सेकेंड 31st मार्च 2017 और थर्ड 31st मार्च 2018। मतलब उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। Messrs Amar failed to pay the third installment upon which Messrs Bhanu repurchase 2 स्कूटर, 2 स्कूटर रीपर्चेज कर दिए। Messrs Bhanu agreed to leave the other 4 स्कूटर विथ, अच्छा केवल 2 स्कूटर रीपर्चेज किए, 4 उसके पास ही रखे। Messrs Bhanu agreed to leave the other 4 scooter with Messrs Amar and adjusted the value of repurchased scooter against the amount due. The scooter were taken over, were valued on the basis of 30% depreciation per annum on WDV basis. जो स्कूटर रीपर्चेज किए उसका वैल्यूएशन 30% डेप्रीसिएशन के अकॉर्डिंगली किया गया। द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वाज पेड बाय मैसर्स अमर। अमर की बुक्स में वो रीपर्चेज करने के बाद में भी बैलेंस बचेगा, मिस्टर भानु को देना रहेगा तो उसने 5 महीने बाद वो अमाउंट 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में पे कर दिया। पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी मगर जो बचा हुआ अमाउंट था वो 5 महीने बाद पे किया एट द रेट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मैसर्स भानु इनकर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर 15,000 ऑन रीपर्चेज स्कूटर एंड सोल्ड स्कूटर फॉर ₹1,05,000 ऑन 25th April 2018. You are required to calculate the cash price of the scooter and the interest paid with each installment. Analytical table से कर लेंगे। Prepare scooter account and Messrs भानु account, books of अमर बनानी है। Goods repurchase account in the books of, अच्छा भानु की बुक्स में हमें अकाउंट अमर का नहीं बनाना है, केवल गुड्स रीपर्चेज अकाउंट हमें बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम
फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं, एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करते हैं। एनालिटिकल टेबल, हमें कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है और हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट करना है। डेट, ओपनिंग, कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग, कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं 1 अप्रैल 2015। अच्छा, उसके बाद 31 मार्च 2016, उसके बाद 31 मार्च 2017 और उसके बाद 31 मार्च 2018। हमें कैश प्राइस तो दे नहीं रखी है। डाउन पेमेंट दे रखा है 3 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है 159, सेकेंड 147 एंड थर्ड 165। लास्ट में जाके ये हो जाएगा निल। इंटरेस्ट की रेट है 10% पर एनम। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स। 165 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 डिवाइडेड बाय 110 और इंस्टॉलमेंट एनुअल है। इट इज 15,000। ये हो जाएगा 1,50,000। 150 हम यहां लिखेंगे। 150 और 147 297। 297 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। 10 डिवाइडेड बाय 110, इट इज 27,000। ये अमाउंट हो जाएगा 2,70,000। 297 माइनस इंटरेस्ट 27 तो 270। 270 हम यहाँ लिखेंगे। 270 में हम ऐड करेंगे 159, इट इज 4,29,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। 10 डिवाइडेड बाय 110, इट इज 39,000। 429 में से 39 माइनस करेंगे तो ये होगा 3,90,000। 3,90,000 को हम यहाँ लिखेंगे। ये है 3 लाख, ये डाउन पेमेंट है तो कैश प्राइस 6,90,000। टोटल इंटरेस्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 39,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 27 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, 15,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट में, इट इज 81,000। अब हम फर्स्ट पॉइंट को तो सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकेंड पॉइंट, हमें बुक्स ऑफ मैसर्स अमर, उसमें स्कूटर का अकाउंट और भानु का अकाउंट बनाना है। बुक्स ऑफ मैसर्स अमर, इसमें हम बनाएंगे मैसर्स भानु अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, particulars, rupees। 1 जनवरी 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 बाई स्कूटर 6,90,000। 1 अप्रैल 2015 टू बैंक, डाउन पेमेंट किया 3 लाख। 31 मार्च 2016 बाई इंटरेस्ट 39,000। 31 मार्च 2016 हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बड़ी खुशी खुशी पेमेंट कर दिया, विच इज 1,59,000। 31 March 2016 to balance carried down and it is 2,70,000. Total 7,29,000. 1st April 2016
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000. 31st March 2017 बाई इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, उसका इंटरेस्ट 27,000. 31st March 2017 हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट कर दिया विच इज 147. एंड 31st March 2017 टू बैलेंस carried down. Closing balance 1,50,000. 1,50,000. Total 2,97,000. फिर 1st April 2017 by balance brought down 1,50,000. 31st March 2018 by interest 15,000. और यहाँ पर दो स्कूटर को रीपरचेज कर लिया बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 स्कूटर, 2 स्कूटर और पीछे बैलेंस बचेगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन. अब जो स्कूटर रीपरचेज किए हैं हमें उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा. फिर ये बैलेंस आगे आएगा 1st April 2018 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. 5 महीने बाद क्या हो गया 31st August 2018 उसने इंटरेस्ट ऐड किया 5 महीने का एट द रेट 15% और हमने उसको पेमेंट कर दिया टू बैंक. यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है. अब हमें यहाँ पर स्कूटर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ गुड्स रीपरचेज. कितने स्कूटर रीपरचेज किए 2. स्कूटर की कैश प्राइस कितनी है 2 स्कूटर. कैश प्राइस ऑफ 2 स्कूटर. टोटल 6 स्कूटर. कैश प्राइस कितनी 6,90,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2. 690 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 2,30,000. जो स्कूटर रीपरचेज किए उसके वैल्यूएशन करने के लिए हमने डेप्रीसिएशन 30% WDV पर एनम बेसिस पे चार्ज किया. लेस ये कब परचेज किए, ये थे 1st April 2015. लेस डेप्रीसिएशन 2015-16 एट द रेट 30%. 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 30% इट इज 69,000. रिमेनिंग अमाउंट 161 लेस डेप्रीसिएशन 2016-17 at the rate 30%. 48,300. Remaining amount 1,12,700 less depreciation 2017-18 at the rate 30%. 33,810. Remaining 7,8890. It is value as on 31st March 2018 जिस दिन 2 स्कूटर रीपरचेज किए. तो हम यहाँ लिखेंगे 7,8890 165 में से माइनस करेंगे 7,8890 इट इज 86,110. बैलेंस 86,110. इसको आगे लेंगे 86,110. इस पे 5 महीने का 15% मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12. 5 महीने का इंटरेस्ट होता है 5382. 86,110 प्लस 5382 और हमने उसको
91492 का पेमेंट कर दिया, 91492 का पेमेंट कर दिया, 492। ओके, एक और अकाउंट बनाना है, स्कूटर का अकाउंट, स्कूटर अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। 1 अप्रैल 2015 टू मैसर्स बानो, टू मैसर्स बानो, 6 स्कूटर, कैश प्राइस 6,90,000। 31 मार्च 2016 बाय डेप्रीशिएशन। हमारे लिए डेप्रीशिएशन की जो रेट है वो है यहाँ पर 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस पे। तो देखिए 6,90,000 का 20%, 138 डेप्रीशिएशन, एंड रिमेनिंग 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस carried down 5,52,000, 690, 690। उसके बाद नेक्स्ट 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,52,000, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रीशिएशन 20%, 1,10,400, 31 March 2017 by balance carried down 441,600, total 5,52,000। 1 April 2017 to balance brought down 441,600, 31 March 2018 by depreciation। सब पे लगेगा, सारे ट्रक है, सारे स्कूटर है हमारे पास, 20%, 8,8320। और इस दिन 2 स्कूटर रीपर्चेज कर लिए बाई मैसर्स भानु। जो 2 स्कूटर रीपर्चेज किए, कितने पर रीपर्चेज किए? 7,8890 पे। हमने भानु के अकाउंट में लिखा था 2 स्कूटर 7,8890, तो स्कूटर में लिखेंगे बाई मैसर्स भानु 7,8890। अब हमें देखना है प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर भी लॉस है। लॉस इसलिए भी है क्योंकि हमारी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% है, मगर वो जो स्कूटर रीपर्चेज करा है वो 30% डेप्रीशिएशन के हिसाब से ले रहा है। तो बाई बैलेंस सीडी पहले निकाल दो और फिर लॉस बैलेंसिंग फिर आ जाएगा। 6 स्कूटर थे 6,90,000 के, 2 रीपर्चेज के तो 4 तो बच गए। तो 6,90,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कितने के थे? 4,60,000। 3 साल का डेप्रीशिएशन 20% से चार्ज करके बैलेंस निकाल दो। 4,60,000 माइनस 20%, 1 साल का डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद 4 स्कूटर की वैल्यू 368 माइनस 20%। दूसरे साल का डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद 4 स्कूटर की वैल्यू 294400 माइनस 20%। थर्ड ईयर के डेप्रीशिएशन को माइनस करने के बाद 4 स्कूटर की वैल्यू जो हमारे पास है 235520। तो यहाँ पर आएगा 31 मार्च 2018 बाई P&L, और ये हो गया लॉस बैलेंसिंग फिगर 441,600, 441,600। बैलेंस निकाल लो, फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लॉस या प्रॉफिट। 441,600 माइनस 8,8320 माइनस 7,8890 माइनस 235520, लॉस 3,8870। अब इसको हम चेक कर सकते हैं। 2 स्कूटर कितने के थे? 6,90,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,90,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 स्कूटर 2,30,000 के थे, और ये हमारे पास में
3 साल तक थे, तो हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। फर्स्ट ईयर हमने क्या लगाया होगा, 2,30,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, 46,000 हमने 2 स्कूटर पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया। इसकी वैल्यू बची 184 मल्टीप्लाई बाई 20%, 36,800 हमने सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाया 2 स्कूटर पर, जो रीपर्चेज किए हैं उसका बता रहा हूँ, है ना। तो इसकी वैल्यू बच गई 147,200। फिर थर्ड ईयर 3 साल तक हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाई 20%, 29440। 3 साल बाद उनकी बुक में वैल्यू बची 117,760। हमारे लिए वो 2 स्कूटर 117,760 के थे, और वेंडर ने उसको 7,890 पर ही रीपर्चेज कर लिया, तो हमें तो लॉस हो गया। हमारे लिए वो स्कूटर 2 स्कूटर 117,760 के थे और वेंडर ने 7,890 पे रीपर्चेज किए, तो हमें 3,870 का लॉस हो गया, और ये लॉस यहाँ से मिल भी गया 3,870। तो आप पहले बैलेंस निकाल दो, जो 4 स्कूटर बचे हुए उनकी क्लोजिंग वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर, लॉस। प्रॉफिट भी आ सकता है बट जनरली लॉस आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट, जिसमें हमें गुड्स रीपर्चेज अकाउंट बनाना है, ठीक है। बुक्स ऑफ मैसर्स भानु की बुक्स में केवल और केवल गुड्स रीपर्चेज्ड अकाउंट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स रुपीज। गुड्स रीपर्चेज मतलब वो जो 2 स्कूटर रीपर्चेज किए। तो यहां पर हमें भानु की बुक्स में अमर का अकाउंट बनाना नहीं है, हमने अमर से रीपर्चेज किए। कब रीपर्चेज किए, 31 मार्च 2018 को रीपर्चेज किए। तो यहां लिखेंगे टू मैसर्स अमर। जो 2 स्कूटर हमने रीपर्चेज किए उसकी वैल्यू थी 7,890, 7,890। यहां पर ईयर एंड हो गया, तो एक बार यहां लिख देते हैं 31 मार्च 2018 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। यहां अमर का अकाउंट नहीं बनाना है, अदरवाइज तो हम अमर का अकाउंट बना सकते थे, इजी है। यहां पर ये ईयर एंड हो गया। अब हमने इसको आगे लिया 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,890। फिर हमने इसके ऊपर रिपेयर का एक्सपेंडिचर किया, कितना वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 15,000 रिपेयर का एक्सपेंडिचर किया, और उसके बाद 1,05,000 में 25 अप्रैल को भेज दिया। रिपेयर का एक्सपेंडिचर कब किया नहीं दे रखा है, तो हम 1 अप्रैल को ही ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 हमने इसके रिपेयर पर 15,000 खर्च किए टू बैंक 15,000, और 25 अप्रैल को हमने इसको सेल कर दिया बाई बैंक 1,05,000 रुपीज में, 1,05,000 रुपए में हमने इसको सेल कर दिया। तो हमें सेल करने से क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहां पर हम लिखेंगे 25 अप्रैल 2018 टू P&L, हमें इसको सेल करने से प्रॉफिट हो गया 1,05,000, 1,05,000 माइनस 7,890 माइनस 15,000, प्रॉफिट इज 1,11,1,1,1,0, और ये हमारा गुड्स रीपर्चेज अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी है, पार्शियल रिपर्चेशन और फुल रिपर्चेशन। फुल रिपर्चेशन के कंपेयर में पार्शियल रिपर्चेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चैप्टर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए चैप्टर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।